Hello everyone, today we will be starting with the part of internal stability and overall stability. Before that, some of the students have asked me question related to the previous lecture. The previous lecture was based on external stability. In that we have done these numerical part also, that how to calculate or how to find the uh, stability of any structure, or how to identify that the structure is stable or unstable. सो हमने ये क्वेश्चंस ट्राई किए थे, उसमें से देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा बच्चों को डाउट आया था, ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ये बीम है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरनल लिंक है, देयर इज लाइक दिस, और ये एक ऐसे बीम है यहाँ पर हिंज सपोर्टेड। ओके, नाउ जब किसी बीम में ऐसे किसी इंटरनल हिंज देखे जाएं और उसके स्पैन में यहाँ पर कोई लोडिंग ना हो, तो इसको हमने क्या बताया था, ये क्या होता है, लिंक होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन थी नंबर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी 3। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शंस कितने हैं, रोलर सपोर्ट है तो कितना रिएक्शन होगा, एक, हिंज सपोर्ट होगा तो कितना होगा, एक, और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गए 3 रिएक्शन, 1 2 3। ओके, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, दैट द नंबर ऑफ रिएक्शन आर 3। ओके, दूसरी कंडीशन थी दैट द रिएक्शंस मस्ट बी नॉन पैरेलल। तो ये क्या नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका ये है, और इसका ये है, तो ये क्या हो गया, नॉन पैरेलल होगी। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन क्या थी, दैट इट शुड बी नॉन कॉन्करेंट। तो ये नॉन कॉन्करेंट है, हाँ जी नॉन कॉन्करेंट है, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग एट द सेम पॉइंट, सो देयरफॉर थर्ड कंडीशन भी हो गई। बट हमने इस स्ट्रक्चर को इंटरनली अनस्टेबल बताया था, कैसे, तो वही मैं आपको आज समझा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, पहले हम इस स्ट्रक्चर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला ये स्पैन था, यहाँ से ये ए और ये बी पॉइंट था, ठीक है। रोलर सपोर्ट है तो कैसा रिएक्शन है यहाँ पे, वर्टिकल। अब वर्टिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक डाउनवर्ड रिएक्शन होगा। तो अब ये मेंबर आपका लिंक वाला जो मेंबर है ये यहाँ पे है, इस पे ये डाउनवर्ड अगर फोर्स लगाएगा तो ये कैसा रिएक्शन देगा, अपवर्ड। फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, और ये अगर अपवर्ड है तो ये फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये थर्ड है मेंबर, यहाँ पे अगर ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स, और ये वाला एक डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लग रही है तो इसे बैलेंस करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ को लगेगी, तो इसे बैलेंस करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगेगी, ओके, और इसे बैलेंस करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगेगी। तो ये तो सब बैलेंस हो गया, अब इसे बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगेगी, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स होता नहीं है, तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को कोई कौन बैलेंस करेगा, कोई नहीं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे समीशन एफ एक्स यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये मेंबर क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि इसमें एक तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसे बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, देयरफॉर ये क्या होगा, मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा तो क्या होगा, तो ये मेंबर हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इंटरनली क्या हो गया था, हमारा मेंबर अनस्टेबल हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया ना। और आज हम बात करेंगे इंटरनल स्टेबिलिटी। सो व्हाट इज इंटरनल स्टेबिलिटी, देखिए, फॉर द इंटरनल स्टेबिलिटी नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कैन मूव रिजिडली relative to the other part so that the geometry of the structure is preserved। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर का एक रिजिड पार्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव ना करे। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम का ये हिंज है, ये भी हिंज है, यहाँ पर एक इंटरनल हिंज है। तो अगर हमको इंटरनल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की चेक करनी है
to preserve geometry enough number of members and their adequate arrangement is required। तो enough members चाहिए होते हैं पहली बात। दूसरा है फॉर द ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी, किसी भी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी के लिए देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए मैकेनिज्म कब होगा, जब यहाँ पर देखिए 3 कोलिनियर हिंजेस हो गए, यहाँ पर ये 1 हिंज, ये 2 हिंज और ये 3 हिंज। हिंज क्या हो गया, जहाँ पर से मूवमेंट अलाउड हो, तो यहाँ पे मूवमेंट अलाउड होगी, यहाँ पे भी होगी क्योंकि ये इंटरनल हिंज है, ये पे भी हिंज है, तो यहाँ पे भी मूवमेंट अलाउड हो। तो ये कुछ इस तरह से क्या करेगा, ये मूव करेगा। अगर ये इस तरह से मूव करेगा तो ये क्या स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो इस जो मूव करती है ये स्ट्रक्चर, जब मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनली अनस्टेबल हो जाता है। मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड when there are 3 collinear hinges, collinear hinges अगर होंगे तो मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। hence to preserve the geometrical stability there should not be 3 collinear hinges। तो आपको इंश्योर करना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में लगातार 3 hinges ना हो, जिसके कारण क्या होगा, मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, और मैकेनिज्म क्रिएट होगा तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर हम ट्रसेस की बात करें, देखिए अब हम ट्रसेस की बात करेंगे अगर, तो ट्रसेस देखिए मैंने क्या कहा था, पहली बात यहाँ पे लिखा है फॉर 2D ट्रस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड फॉर द ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी। अब ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज गिवन बाय m इक्वल टू 2j माइनस 3। अब ये आता कहाँ से है, अब देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर ट्रस, सपोज मैंने एक छोटा सा एक ट्रस बनाया, अब अगर ये ट्रस बनाया है तो इसमें कितने मेंबर हैं, नंबर ऑफ मेंबर इज 1 2 एंड 3। तो मेंबर कितने हैं, 3, और जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 मेंबर्स के लिए हमको चाहिए 3 जॉइंट्स, ठीक है। अब अगर सोचिए अगर मैंने यहाँ पर एक और जॉइंट लगाया तो कितने मेंबर चाहिए उसको जोड़ने के लिए, 2 मेंबर चाहिए मिनिमम, चाहिए कि नहीं चाहिए। एक जॉइंट बढ़ाने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए। तो ये क्या करेंगे हम, पहले केस में क्या है, मेंबर 3 है और जॉइंट भी 3 है, तो ये इक्वेशन हमारे को अगर कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, तो मेंबर्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय ट्वाइस द जॉइंट, एक जॉइंट के लिए 2 मेंबर चाहिए, तो 2 टाइम्स द क्या हो जाएगा, जॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक जॉइंट और लगाया तो कितने मेंबर चाहिए, 2 और चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए अब मैंने यहाँ पे एक जॉइंट और बढ़ाया तो एक मेंबर और, तो ट्वाइस द जॉइंट नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, और माइनस जो इनिशियली हमारे 3 के रिस्पेक्ट में 3 जॉइंट्स थे, तो ये इनिशियल कंडीशन को मैंने माइनस कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स हमको मिल गए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया दैट m इक्वल टू 2j माइनस 3। Initially 3 members are required for the 3 joints, और एडिशनल एक जॉइंट के लिए 2 मेंबर्स चाहिए, तो उससे हमने ये एक फॉर्मूला बनाया कि ट्वाइस द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, ट्वाइस द जॉइंट्स द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अगर मेरे को देखिए कैलकुलेट करना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितने हमारे को मेंबर्स चाहिए, तो वह हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है अनस्टेबल है फाइंड करने के लिए आपकी कंडीशनें होती हैं कुछ, दैट एफ इफ m इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर ये कंडीशन है, अगर m इक्वल टू दिस कंडीशन अगर आता है तो दैट मीन्स द स्ट्रक्चर इज इंटरनली स्टेबल, इंटरनली स्टेबल। ओके, ठीक है। अब अगर m इज लेस देन 2j माइनस 3, अगर ये कंडीशन में m इज लेस देन 2j माइनस 3 आता है, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, ओके, डेफिशिएंट एंड इट इज जियोमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली क्या होगा, स्टेबल।
डेफिशिएंट होगा पर जियोमेट्रिकली क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर हमारी कंडीशन m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, और ये क्या हो गया, अगर ये हमारा सॉरी यहाँ पे अनस्टेबल, अगर लेस नंबर ऑफ मेंबर होंगे तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। अगर m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन आती है 2j माइनस, दैट मीन्स इट इज ओवर स्टिफ। देखिए मेंबर्स ज़्यादा हैं, जितने चाहिए उससे ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स इट इज ओवर स्टिफ एंड इट इज ज्योमेट्रिकली स्टेबल। ओके, सो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है जब हम ट्रसेस की बात करें। अब आपको पता चला होगा ट्रसेस के लिए दैट हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेंबर्स। m is the members, j is joint in this formula. So here these condition you must remember, and these are the अगर m is equal आएगी वैल्यू 2j माइनस 3 के, दैट मीन्स इट इज इंटरनली स्टेबल। ठीक है, अगर लेस आएगी तो दैट मीन्स डेफिशिएंट, ग्रेटर आएगी तो ओवर स्टेप। ओके, अगर ये फॉर्मूला है m इक्वल टू 2j माइनस 3, दैट इज फॉर 2D स्ट्रक्चर। अगर 3D की बात करें 3D स्ट्रक्चर्स में, दैट मीन्स द फॉर्मूला विल चेंज टू 3 टाइम्स j माइनस 6। ओके, ये 3D का आपको ज़्यादा इसमें रोल प्ले नहीं है, बट ये फॉर्मूला भी ऐसे ही आएगा, जहाँ पर j क्या हो गया, नंबर ऑफ जॉइंट इन अ ट्रस, m क्या हो गया, मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी। किसी भी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए हमको, वो बताएगा m की वैल्यू। ठीक है, ऑल मेंबर्स शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट ट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर ब्लॉक्स, नो रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल ब्लॉक। तो ट्रायंगुलर ट्रसेस किस शेप में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, तो कैसे लगाएंगे, ट्रायंगुलर ही लगाएंगे। हैज फॉर ओवरऑल ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये हैं 3D के लिए ये हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेक ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी फॉर गिवन ट्रसेस। अगर ये आपको ट्रसेस गिवन हैं तो आप इनकी ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहली कंडीशन में हिंज जॉइंट, यहाँ पर हिंज, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट, तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए। देखिए फर्स्ट केस में राइट पैनल में नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 4। ठीक है, और नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट कितने हैं, 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ मेंबर्स 4। बट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए। अगर फॉर्मूले में रखेंगे हम इसको तो क्या होगा, फॉर्मूले में रखिए m इक्वल टू 2j माइनस 3। ओके, तो m 2 टाइम्स जॉइंट कितने हैं, 4 माइनस 3, तो 2 जा 8 माइनस 3 5। तो मिनिमम नंबर कितना चाहिए मेंबर के, हमें 5 चाहिए, बट हमारे m की वैल्यू क्या आ गई, लेस आ गई, लेस देन 2j माइनस 3। अगर लेस आ गई तो राइट पैनल में क्या हो गया, हमारा राइट पैनल हमारा क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। और वैसे ही लेफ्ट पैनल की बात करें तो लेफ्ट पैनल में देखिए क्या है, m इक्वल्स टू 2j माइनस 3। अब 2 टाइम्स j की वैल्यू क्या पे कितनी है, पे जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जॉइंट्स कितने हैं, 4। ओके, अब जॉइंट्स है 4 माइनस 3, दैट मीन्स 8, 4 टू 8 8, अब यहाँ पे 8 माइनस 3 5। अब यहाँ पर हमारे को 5 दिए हैं, बट हमारे मेंबर्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर 1 मेंबर लेफ्ट पैनल की बात करें, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं, तो ये 6 ज़्यादा है, तो 6 इज m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, दैट मीन्स दिस इज ओवर स्टिफ। तो ये क्या हो गया, इसमें एक पैनल हमारा ओवर स्टिफ है और एक डेफिशिएंट है। तो ये इस तरह की से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए सेकंड पार्ट जो है, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 लेफ्ट पैनल में और राइट पैनल में अगर 4, अगर हम दोनों की इस तरह से देखना चाहें, अगर इसको कंबाइनली देखें आप
नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 एंड नंबर ऑफ जॉइंट इज 1 2 3 4 5 6. So put the formula m equals to 2j minus 3 and 2 times joint is 6 minus 3. So it is 12 minus 3 comes out to 9. 9 members and members are 7. So this value is less than 9. So what is it? It is deficient. अब ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डेफिशिएंट. तो नंबर ऑफ डेफिशिएंसी कितनी होगी 2. अगर कंबाइन हम बात करें तो ये बात हो गई, और कंबाइन नहीं करें तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं किसी भी उसमें, और एक साथ भी निकाल सकते हैं. अगर हम इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें, इंटरनल स्टेबिलिटी की, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आर 1 2 3 4 5 6. Number of joint is 6, so that means m equals to 2 times 6 minus 3, it comes out to be 9. And number of members are 1 2 3 4 5 6 7 8, and it comes out to 8. So these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so 9 equals to 9, so therefore it is internally stable, and in this case it is not stable. So this is how you can calculate in case of trusses. And now we have to talk about overall stability of the structure. देखिए एक क्वेश्चन पिछले क्लास में मेरे को अभी याद आया, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर इंटरनल हिंज हो तो क्या वो स्टेबल होगा. तो ये केस उसी के लिए है. ये समझाया था कि अगर यहाँ पर देखिए हम एक्सटर्नली इसकी स्टेबिलिटी चेक करें तो एक इसमें रिएक्शन, दो रिएक्शन, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तो ये 3 से ज़्यादा रिएक्शन है तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, दूसरी कंडीशन में नॉन पैरेलल भी सेटिस्फाई, थर्ड कंडीशन में नॉन कॉन्करेंट भी सेटिस्फाई. तो ये एक्सटर्नली क्या होगी, स्टेबल हो गया, बट इंटरनली क्या होगा, ये अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा. 3 हिंजेस, कोलिनियर हिंजेस आर देयर, देयरफॉर इट इज इंटरनली अनस्टेबल. तो ये केस उनको याद रखना है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था. ओके, नाउ ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो ओवरऑल स्टेबिलिटी में हमारे को एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज वेरी कंपलसरी. किसी भी स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इस बहुत ज़्यादा कंपलसरी होगी इन ओवरऑल स्टेबिलिटी का. अगर मद्देनज़र रखें हम तो ओवरऑल स्टेबिलिटी में एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का ज़्यादा हाथ होता है. ओके, फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज कंपलसरी. In some cases, structure is overall stable, but it may be over stiff externally or deficient internally. It means support reaction are more than 3 and number of members are less than 2j minus 3. ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का ज़्यादा रोल हमारे लिए कंपलसरी होगा उसको कंसीडर करने के लिए. अगर एक्सटर्नली अनस्टेबल है तो ओवरऑल भी अनस्टेबल होगा. ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है देखिए, तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं इसमें. यहाँ पर हिंज है तो 2 रिएक्शन, ये वाला हिंज है तो 2 रिएक्शन, तो टोटल कितना हो गए, 4 हो गए. नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो नंबर ऑफ मेंबर्स आर 10. ओके, बट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड, मिनिमम नंबर के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट m इक्वल्स टू 2j माइनस 3. एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. सो 2 टाइम्स j 7 minus 3, that means 11. तो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर्स मस्ट बी 11 एंड हमारे मेंबर्स जो हैं दैट इज 10. So it is deficient by 1 degree. So यहाँ पे देखिए लिखा है, it means the truss is deficient to 1 degree.
but about truss is overall stable because there is one extra redundant reaction which prevents geometry deficiency. अब देखिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो कितने रिएक्शंस हमने कहा मिनिमम 3 चाहिए होते हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो एक ज़्यादा है, तो बिकॉज देयर इज वन एक्स्ट्रा रिडंडेंट रिएक्शन विच प्रिवेंट द ज्योमेट्रिकल डेफिशिएंसी, तो ये इसके वन मेंबर की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर लेगा, देयरफॉर इट इज ज्योमेट्रिकली स्टेबल। तो एक्सटर्नली ये क्या है, स्टेबल है, तो एक्सटर्नल स्टेबल है तो देयरफॉर इट इज स्टेबल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगले पॉइंट में देखिए आप, अगले पॉइंट में the number of reactions are 2 to 4 to 6 and to 8. So number of reactions are 8. Okay, so number of members present is 8. देखिए number of members, एक मेंबर ये हो गया 1 2 3 4, एक मेंबर ये 5 6 7 8, तो मेंबर्स 8 हैं इसमें, और हमारे जॉइंट्स हैं 1 2 3 4। ओके, तो 4 जॉइंट्स हो गए, अगर नहीं 4 जॉइंट सॉरी, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, एक जॉइंट, तो टोटल 8 जॉइंट। तो मिनिमम नंबर कितना चाहिए मेंबर, 2 times 8 minus 3, that comes out to be 13, 16 minus 3, that is 13. So members we are having 8 and minimum number required is 13, so it is deficient by 5, it is deficient by 5, and externally the number of minimum reactions are required 3, and here we have 8 reactions, so 5 are extra reactions here, so this 5 will balance this 5 as it is externally stable, so therefore the overall structure stability of the structure will be stable. So overall stability of the structure depends upon the external stability. ये एक्स्ट्रा 5 रिएक्शन इसकी 5 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करेंगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ओवरऑल डेफिशिएंसी और ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। डेफिशिएंट कौन सा स्ट्रक्चर है, ओवर स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटरनली कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नली कैसे निकालते हैं, और ओवरऑल कैसे निकालते हैं, ये अब तक के टॉपिक्स में मैंने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका हम बात स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कैसी होती हैं, हाउ वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड ऑल। सो वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर होगा। सो थैंक यू वेरी मच।